एक बार समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करेंगे कि कैसे सेंटर ऑफ मास मोशन करता है। कोई बॉडी मोशन कर रही है मतलब उसका सेंटर ऑफ मास इज आल्सो इन मोशन। So what kind of motion it will be doing and what is the equation of motion for the center of mass that we will be trying to find out। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास का उसका फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो पहली बात, हमने सेंटर ऑफ मास को जब डिफाइन किया था तो हमने एक बात बोली थी कि इट इज द पॉइंट इन अ बॉडी इन विच द होल मास इज कंसीडर टू बी कंसंट्रेटेड। सारा का सारा मास हम क्या कंसीडर करते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, नाउ सेंटर ऑफ मास के लिए हमने पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला निकाला था, वेक्टर आर इक्वल्स टू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई आर आई वेक्टर अपॉन एम। ये वो लोग कहाँ से आया, ये लास्ट क्लास में कराया था। अगर नहीं आया समझ तो वीडियो देख लेना पिछली क्लास का, आई हैव सेंड द वीडियो आल्सो। तो ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे। दिस इज नथिंग, कैपिटल आर इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। m इंटू आर वेक्टर विल बिकम सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू n एम आई आर आई। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब जो इसका आर एच एस है आई इक्वल्स टू 1 टू n एम आई आर आई, इसको खोल दूं तो आई एक बार 1 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे, 4 लोगे, इस तरह से लेते जाओगे कहाँ तक, 1 टू n तक। तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस अप टू mn rn। तो इट कैन बी रिटन एज mr vector is equals to m1 r1 plus m2 r2 plus up to dot dot कहाँ तक, mn rn तक। ठीक है, सो दिस इज mn rn तक। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, सिंपली डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। t मींस टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा m dr by dt, क्योंकि m इज ए कांस्टेंट, r is not a constant, position can get changed but mass change नहीं हो सकता है। ठीक है, so d by dt of mr equals to d by dt of m1 r1 plus d by dt of m2 r2 plus up to d by dt of mn rn। m कांस्टेंट है, m सब में बाहर आ जाएगा। m into dr by dt equals to m1 dr1 by dt m2 dr2 by dt plus mn drn by dt, कुछ ऐसा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, m कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा तो m इंटू डी आर बाई डी टी, एम वन डी आर वन बाई डी टी, एम टू डी आर टू बाई डी टी प्लस अप टू एम एन डी आर एन बाई डी टी। नाउ व्हाट इज डी आर बाई डी टी, यू आर डिफरेंशिएटिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। अब ये r किस चीज का पोजीशन था, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास, तो जो ये डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगी वो किसकी वेलोसिटी आएगी, सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो। सो सिंस कैपिटल आ रहा है तो यहाँ पे कैपिटल v आ जाएगा, m इंटू वी इक्वल्स टू एम वन डी आर वन बाई डी टी, तो एम वी वन डी आर वन बाई डी टी, वी वन डी आर टू बाई डी टी, वी टू अप टू डी आर एन बाई डी टी, वी एन। तो ये वी वन क्या है, velocity of first particle, v2 velocity of second particle, vn velocity of nth particle। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेंटर ऑफ मास। वो क्या है, एम वी इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस अप टू डॉट डॉट एम एन वी एन। कोई डाउट यहां तक? ओके, ठीक है। अब देखो ये किया था हमने, एम वी इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस अप टू डॉट डॉट एम एन वी एन। अब देखो आगे, डिफरेंशिएटिंग द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन इस, अब जो ये नई इक्वेशन आई, हमने पहले आर में था उसको डिफरेंशिएट किया तो हमको v की फॉर्म में मिला। अगेन इस v वाली इक्वेशन को मैं दोबारा t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो m dv by dt इक्वल्स टू m1 dv1 by dt प्लस m2 dv2 by dt प्लस mn dvn by dt, कुछ ऐसा। ठीक है, नाउ व्हाट इज dv by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन। व्हाट इज द v, किसकी वेलोसिटी है v, सेंटर ऑफ मास। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो किसका आएगा, सेंटर ऑफ मास का। तो एम ए कैपिटल ए इक्वल्स टू, अब डी वी वन है तो वो एम ए वन ए वन, डी वी टू अपॉन डी टी एम टू ए टू, एम एन ए एन डी वी एन बाई डी टी एम एन ए एन। तो देखो सिंपली डिफरेंशिएट आपने हर टर्म को कर दिया और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन। तो एम ए क्या होता है, फोर्स, पता है ना आपको, एम ए इज द फोर्स।
यस और नो? Yes, sir. तो एम ए, विच फोर्स इज एम ए? Yes, sir. फोर्स विच इज वर्किंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स है एम ए। M1A1 पहले पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, M2A2 दूसरे पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, MnAn nth पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आगे देखो, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इज F1 M1A1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड पार्टिकल विल बी M2A2 F2। तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल एफ एम, इस एम ए को एम ए लिखा, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये Fn हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख दिया, दस द टोटल मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स टाइम्स द एक्सेलरेशन। total mass of the system of particles m into acceleration of the center of mass is the vector sum of all forces acting on the system of particle। मतलब पहले पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, दूसरे पे कितना लग रहा है, साथ में nth, सारे पार्टिकल को मिला के जितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। क्लियर हो गया बेटा, ये समझ आया आपको? Yes, sir. ओके, अगर ये समझ आ गया, ये सिंपल है। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा समझने वाली बातें आती है। अब पहला, अब मैं पहले F1 की बात करता हूँ। इस वाली इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। F1 मतलब फोर्स ऑन पार्टिकल 1, F1 का मतलब यही हुआ। अब एक बॉडी है ये, सपोज आपके पास, इस पे बहुत सारे पार्टिकल हैं ये। तो पहला पार्टिकल ये है, सपोज दिस इज योर फर्स्ट पार्टिकल, इस पे फोर्स किस किस की वजह से, इसकी वजह से फोर्स लगेगा, दूसरे पार्टिकल की वजह से फोर्स लगेगा, तीसरे पार्टिकल की वजह से फोर्स, चौथे की वजह से फोर्स, पांचवें की वजह से फोर्स, छठे की वजह से फोर्स लगेगा। तो कुल मिला के इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे पहले पार्टिकल पे। तो ये F1 जो है उन सारे फोर्सेस का सम है। सिमिलरली इस पे एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा होगा जो मैं बाहर से अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस F1 में सारे फोर्स आते हैं, सारे कौन कौन से फोर्स आते हैं? जो अदर पार्टिकल इस पे लगा रहे हैं प्लस जो एक्सटर्नल फोर्स है पहले पार्टिकल पे। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल पे जो सारे पार्टिकल फोर्सेस लगा रहे हैं प्लस जो एक्सटर्नल फोर्स है वो F2 हो गया। सिमिलरली Fn nth पार्टिकल पे जो सारे पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं प्लस जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो Fn हो गया। क्लियर हुआ बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, so when we talk of the force F1 on the first particle, it is not a single force but the vector sum of all the forces on the first particle, likewise for the second particle etc। यही मैंने आपको समझाया, समझ आई ना ये वाली लाइन? जो इससे पहले समझाया था, दिस वाज द सेम थिंग कि F1 एक ही फोर्स नहीं है। F1 का मतलब पहले पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे अलग अलग पार्टिकल की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम है F1। सिमिलरली F2 दूसरे पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम है। Fn nth पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब एक छोटा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या है देखो। Among these forces on each particle, there will be external forces exerted by bodies outside the system and also internal forces। इन सारे forces में external force भी होंगे, internal force भी होंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों टाइप के फोर्स होंगे, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। बट from Newton's third law, these internal forces occur in equal and opposite pair, and in the sum of forces, their contribution is zero। इसको समझने की कोशिश करो। सपोज मैं तीन पार्टिकल का सिस्टम लेता हूँ, बहुत nth पार्टिकल हो सकते हैं, मैं तीन ही ले रहा हूँ। इस फर्स्ट पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? तीसरा फोर्स लगाएगा, दूसरा फोर्स लगाएगा। सिमिलरली इस तीसरे पे कौन फोर्स लगाएगा? पहला फोर्स लगाएगा, दूसरा फोर्स लगाएगा। इस दूसरे पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? पहला फोर्स लगाएगा, तीसरा फोर्स लगाएगा। अब देखो पहले पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तीसरे की वजह से लग रहा है, एक सेकंड, इस पहले पे तीसरे की वजह से लग रहा है, तो तीसरे पे तीसरा पहले पे भी फोर्स लगा रहा है, ये पेयर में लग रहा है। एक तीसरे पे लगा रहा है तो तीसरा पहले पे भी लगा रहा है। सिमिलरली पहला दूसरे पे लगा रहा है तो दूसरा पहले पे भी लगा रहा है। सिमिलरली तीसरा दूसरे पे लगा रहा है तो दूसरा तीसरे पे भी लगा रहा है। इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं होगा। तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो सारे के सारे इंटरनल फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? एक्सटर्नल फोर्स। समझ आई ये बात? नया दोबारा बताऊं? Sir, एक बार अच्छा, एक बॉडी है, कितने भी पार्टिकल हो सकते हैं, मैं तीन पार्टिकल ले रहा हूं, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2,
पार्टिकल 3, इस पार्टिकल 2 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक तो एक 1 की वजह से, एक 3 की वजह से, है ना, सिंपल। इस 2 पे कौन कौन से, इस 2 पे 1 की वजह से लगा, 3 की वजह से लगा। 1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक 2 की वजह से लग रहा होगा, एक 3 की वजह से लग रहा होगा। इस 3 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक 2 की वजह से लग रहा होगा और एक 1 की वजह से लग रहा होगा। इंटरनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल नहीं। अब देखो 1 पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं? एक 2 पे, एक तो 1 की वजह से कर रहा है, लेकिन वही फोर्स 2 की वजह से 1 पे भी तो लग रहा है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक 2 पे जितना फोर्स लगाएगा, 2 1 पे उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में, 2 की वजह से 3 पे लग रहा है, 3 की वजह से 2 पे भी लग रहा है, ये दोनों भी कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली 1 की वजह से तीसरे पे फोर्स लग रहा है, उतना ही फोर्स तीसरे की वजह से एक पहले पे भी लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल नेट इंटरनल फोर्स सिस्टम पे 0 हो जाएगा। समझ आई बेटा ये बात अब? यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली लाइन का मतलब समझ लो। वी नो द न्यूटन्स थर्ड लॉ, दीज इंटरनल फोर्सेज ऑकर इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स एंड इन सम ऑफ द फोर्सेज देयर कंट्रीब्यूशन इज जीरो। सो जो भी इंटरनल फोर्स होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स बचेगा? एम ए। एम ए के केस में इस पे लगने वाला इंटरनल फोर्स जीरो, इंटरनल फोर्स जीरो, इंटरनल सब सिर्फ एक्सटर्नल 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 बच जाएंगे। उन सबको सम करके मैं कह रहा हूँ एफ एक्सटर्नल। तो जो एम ए की वैल्यू थी, एम ए विल बिकम एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स से जीरो हो गई, तो सिर्फ क्या बचा? एफ एक्सटर्नल। एम ए हैज बिकम एफ एक्सटर्नल। ये समझ आया ये कहां से लिखा? इसकी वजह से इंटरनल फोर्स इज गेटिंग जीरो, सो टोटल फोर्स विच इज रिमेनिंग देयर इज एफ एक्सटर्नल। क्लियर? यस सर। ठीक है सर। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, एक मिनट सर, लेट मी इन। 8:51 पे कौन आ रहा है यार? ये क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आता इनका। कोई है जो who is trying to let in the class? I have got 3 messages. Suhail Khan, Mohammad Haram and Arjun. Now they are not there. Okay, let it be. Now I will not allow them. So MA equals to F external, where F external represents the sum of all external forces acting on the particle of the system. ठीक है, अब ये समझ आ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इसका बहुत बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो कि ये कैसे आया, अब इसका बहुत बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, द एबव इक्वेशन स्टेट्स दैट, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? एम ए क्या था? द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जब फोर्स लगेगा तो मूव करेगा, सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स एज इफ ऑल द masses of the system was concentrated at the center of mass and all the external force were applied at that point। मतलब कोई भी बॉडी इस तरह से मूव करती है कि सारा का सारा फोर्स जो लग रहा होता है वो सेंटर ऑफ मास पे, जो कंसंट्रेटेड फोर्स मास है उस पे ही सारा का सारा फोर्स अप्लाई होता है, और इस वजह से जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव करने लगता है। ठीक है, आप इस इक्वेशन को ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एम ए इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नो नॉलेज ऑफ इंटरनल फोर्स इज रिक्वायर्ड। क्योंकि आपको पता है इंटरनल फोर्स सम जीरो हो जाएगा, सिर्फ वी नीड टू नो अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स। अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स पता चल जाए, वी विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्सेस की जरूरत ही नहीं है, पहला तो आपने ये नोट किया जो हमने अभी तक किया। दूसरी बात, टू ऑब्टेन एम ए इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल वी डिड नॉट नीड टू स्पेसिफाई द नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कैसे हैं, शेप क्या है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टिकल कैसा भी हो। न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से एक दूसरे पे लगने वाले फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरनल फोर्सेज विल बिकम जीरो। सो द कंट्रीब्यूशन विल बी देयर ओनली ऑफ external forces। Next, the system may be a collection of particles in which there may be all kind of internal motion, or it may be a rigid body which has either pure translation motion or combination of translational and rotational motion। अभी इस पे बात करेंगे डिटेल में। लेट मी गो, ये नहीं है काम का, ये नहीं है काम का, लेट अगला चलते हैं, दिस वन, इस पे आ जाओ। एग्जाम्पल फॉर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेज, ये अभी नहीं पढ़ना आपको, नो नो, इस पे भी नहीं, इस पे हम बाद में आएंगे, लास्ट में लीनियर मोमेंटम पे आ रहा है। यस, आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली
मेंशन है ये टॉपिक, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज पी इक्वल्स टू एम बी। लास्ट टू लास्ट क्लास में हम ये डिफाइन कर चुके थे। किसी भी पार्टिकल का मास अगर m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है p इक्वल्स टू एम वी होता है, ठीक है। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ इन सिंबॉलिक फॉर्म, ये हमने डिराइव किया था, f इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। न्यूटन सेकंड लॉ याद आ रहा है किसी को? Yes. F इक्वल्स टू डी पी बाई रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स, किया था ना। और P की वैल्यू है mv। अब देखते जाओ आप आगे, वेर F इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स है F, ठीक है। तो कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का एक सिस्टम लो पार्टिकल का जिसमें n पार्टिकल्स है m1 m2 और mn, जिनके मासेज रिस्पेक्टिवली क्या है m1 m2 और mn, और उनकी वेलोसिटी है v1 v2 कहाँ तक vn की। m1 वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v1, m2 वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v2 और अप टू mn वाला पार्टिकल जो होगा उसकी वेलोसिटी vn। तो आपने एक सिस्टम अज्यूम कर लिया, कैसा सिस्टम, n पार्टिकल का जिसमें मासेज है m1 से लेके mn तक और उनकी वेलोसिटी है v1 से लेके vn तक। So the particle may be interacting and have external force acting on them. Particle होगा उन पे external forces काम कर रहे होंगे। The linear momentum of all the particle will be different. पहले particle का mass m1 था, velocity v1 थी, तो उसका जो मोमेंटम हो जाएगा m1 v1, दूसरे पार्टिकल का m2 v2, तीसरे पार्टिकल का m3 v3, nth पार्टिकल का mn vn हो जाएगा। इस तरह से पार्टिकल मोमेंटम, ठीक है। सो फॉर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड टू बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। अब मैं कहूँ पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, आप बोलोगे इंडिविजुअल पार्टिकल का मैं मोमेंटम निकाल दूं और उनका वेक्टर सम कर दूं, तो टोटल p मोमेंटम, टोटल p इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल और उनका सम, दिस विल बी द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये लाइन समझ आई बेटा, यस और नो? सर एक बार और सर। अच्छा, मैं कह रहा हूं एक सिस्टम है n पार्टिकल का, ठीक है, एक सिस्टम है n पार्टिकल का, हर पार्टिकल का मास m1 m2 से लेके mn तक है, अलग अलग पार्टिकल है उनके मासेज m1 m2 m3 और mn तक, सब एक की वेलोसिटी v1 v2 v3 vn है। अब ये बॉडी मूव कर रही है सपोज, तो ये बॉडी मूव कर रही है, इस बॉडी का टोटल मास होगा कुछ ना कुछ, और ये बॉडी मूव कर रही है तो इस बॉडी का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, तो इस बॉडी का सपोज टोटल मोमेंटम p है। तो उस टोटल मोमेंटम p की वैल्यू क्या होगी, जो इसके इंडिविजुअल पार्टिकल हैं उनका मोमेंटम निकालो और उनको सम कर दो, वही टोटल p आएगा। तो पहले मास, पहला जो पार्टिकल था उसका मास m1 था, वेलोसिटी v1 थी, तो m1 v1 मतलब p1। दूसरा पार्टिकल m2 v2 मतलब p2। तीसरा पार्टिकल m3 v3 मतलब p3, और जो nth पार्टिकल होगा mn vn मतलब pn। तो हर एक पार्टिकल का मोमेंटम निकालो इंडिविजुअली, उनको वेक्टर सम कर दो, यू विल गेट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब समझ आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको लिख सकते हैं P1 इक्वल्स टू M1 V1 अप टू Mn। नाउ P है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, टोटल मास M था और वेलोसिटी उसकी V थी, तो P को कैपिटल M टू कैपिटल V लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट M1 V1 प्लस M2 V2 अप टू Mn Vn। ये हम ऑलरेडी वैसे प्रूफ भी कर चुके थे पहले पहले वाली डेरिवेशन में, ठीक है। इसलिए जो ये mv था दिस इज नथिंग बट P, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सेंटर ऑफ मास। Thus, the total momentum of a system of particle is equal to the product of total mass of the system and velocity of center of mass। मतलब मैं बोलूं कि एक पार्टिकल है मेरे पास, एक बॉडी है, इसमें 1000 पार्टिकल है, ठीक है, और मैं बोलूं इसका सेंटर ऑफ मास 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और इस बॉडी का मास 58 kg है, तो इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, जो इस बॉडी का मास होगा इनटू इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो देखो, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है और टोटल बॉडी का मास पता है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्लियर बेटा? यस सर। ओके, अगर ये क्लियर हो गया अगला करते हैं। P इक्वल्स टू एम वी था, ये हमने अभी तो लिखा है, देखो P इक्वल्स टू एम वी ये वाला, ठीक है, दिस वन। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, LHS को भी RHS को भी, तो LHS हो जाएगा dP बाई dt, RHS हो जाएगा m इंटू dV बाई dt, ऐसा हो जाएगा।
dp by dt, RHS हो जाएगा m into dv by dt. Now what is dp by dt? Newton's second law, force, yes. And what is dm by dt? dv by dt, sorry, acceleration. कौन सा acceleration होगा बेटा ये? कैपिटल V लिखा है, सेंटर ऑफ मास का acceleration कैपिटल A. और जो dp by dt ये कौन सा फोर्स आएगा? सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स, कैपिटल F. यस, सी. तो इट विल बिकम dp by dt इक्वल्स टू m इंटू a. dp by dt को आपने रख दिया a, dp by dt इक्वल्स टू m इंटू a. नाउ बट ma आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, मैंने कहा था ये इक्वेशन ध्यान रखना, f एक्सटर्नल बोला था ना मैंने, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ma इज f एक्सटर्नल. किया है नहीं किया? किया है ना. तो एक चीज बताओ, अब ma की जगह में f एक्सटर्नल रख लूं अगर, तो क्या हो जाएगा? dp by dt कितना हो जाएगा आपका? dp by dt will become f एक्सटर्नल. ठीक है. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट. देखो, मतलब किसी भी बॉडी पे मैं जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा वो किसके इक्वल होगा? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के. सपोज मैं बॉडी पे फोर्स ही नहीं लगा रहा हूँ, तो एफ एक्सटर्नल कितना होगा उस केस में? एक बॉडी रखी की रखी भी है, उसमें कोई एफ एक्सटर्नल नहीं लगा रहा हूं मैं, कोई फोर्स ही नहीं है बाहर से लग रहा, तो एफ एक्सटर्नल विल बिकम जीरो. देन dp by dt विल बिकम जीरो. यस और नो? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो dp by dt विल बिकम जीरो. हाँ या ना? ठीक, ठीक है. अब मुझे एक चीज बताओ, किस जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आता है? देखो, x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो जीरो नहीं आएगा, 5 का डिफरेंशिएशन करूं मैं t के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा? यस. जब भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसका डिफरेंशिएशन, कोई भी डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब जिस चीज का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो कांस्टेंट है. देखो, अगर x होता, x मतलब पोजीशन, dx by dt, तो ये आपको वेलोसिटी मिलती है ना, ये कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन मिल रहा है. बस ध्यान रखना आप ये बात, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे डिफरेंशिएशन में कि कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या मिलता है? जीरो. रिमेंबर दिस थिंग, द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो. या किसी भी क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है. अब देखो, dp by dt f एक्सटर्नल, मैं कह रहा हूं अगर f एक्सटर्नल इज जीरो, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है. आगे देखो, इफ द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, मतलब ओवरऑल f एक्सटर्नल इज जीरो, देन dp by dt विल बिकम जीरो. और dp by dt विल बिकम जीरो मतलब किसका डिफरेंशिएशन करके आपको जीरो मिल रहा है? p का डिफरेंशिएशन करके जीरो मिल रहा है. इसका मतलब p क्या है? कांस्टेंट. तभी तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो मिला है. p कांस्टेंट होने का क्या मतलब है बेटा? विच इज कांस्टेंट? p कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट. लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व. समझ आई बात? लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब है? अब ये बताओ, ये कब हुआ कंजर्व? जब f एक्सटर्नल क्या है? जीरो है. तो कभी भी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या बोलते हैं? when a body when if a body is there and no external force is applied on it, the total momentum of the body will always be conserved. ये लाइन बोलते हैं. तो वो when external force is acting, external force acting on the body is zero, वो यहाँ से आया, क्योंकि अगर अब एक्सटर्नल जीरो नहीं होगा तो dp by dt जीरो नहीं हो पाएगा और उस केस में p कांस्टेंट नहीं आ पाएगा. बेटा ये क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ? Yes sir. Yes sir. Yes. ओके. तो dp by dt जीरो है तो इसका मतलब p कांस्टेंट हो गया. एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल. अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो यहाँ से आप प्रूफ करोगे लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल. पहले p इक्वल टू mv दिखाओगे, डिफरेंशिएट करोगे, ma लिखोगे, ma को आप f एक्सटर्नल रखोगे, f एक्सटर्नल को अज्यूम करोगे if it is zero, then dp by dt is zero, and if dp by dt is zero, that means p is constant, which is the law of conservation of linear momentum. तो क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? ठीक है. हाँ बोलो. ओके. अब एक चीज बताओ, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये मैं आपको बता चुका था वेक्टर वाले चैप्टर में, तो इस स्लाइड को मैं मिस करूंगा क्योंकि ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा. क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं. ठीक है. इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा इस चैप्टर में.
इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा। क्रॉस प्रोडक्ट की मैंने प्रॉपर्टीज भी आपको वेक्टर वाले चैप्टर में बताई हुई हैं। जब हमने डॉट प्रोडक्ट बताया था ये सारी बताई थी मैंने आपको, तो मैं इसलिए यहाँ मैं सीधा एंगुलर वेलोसिटी शुरू करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो आपका काम है आपको एक बार क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है इन चैप्टर्स में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है वो भी पढ़ लेना। देन वी विल टॉक अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी, फिर हम टॉर्क की बात करेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, और बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी।